नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम इस वीडियो में रक्षा प्रौद्योगिकी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है, मिसाइल या फिर जिसे हिंदी में प्रक्षेपास्त्र भी कहते हैं, ये किस प्रकार से बनता है, इसका आधारभूत ज्ञान क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी प्रक्षेपास्त्र हमारे दिमाग में आता है तो प्रक्षेपास्त्र का पिक्चर ओरिजिनली कुछ इस प्रकार से होता है। हालांकि प्रक्षेपास्त्र को समझने के लिए हम दीपावली पर जो क्रैकर्स जलाए जाते हैं, जो पटाखे जलाए जाते हैं, उन पटाखों का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप में से अधिकांश बच्चों ने, आप में से अधिकांश लोगों ने दीपावली पर रॉकेट जलाया होगा या स्काई शॉट जो है वो चलाए होंगे, और इन सब का जो मैकेनिक्स है, इन सब के पीछे जो विज्ञान है वो लगभग समान होता है। अर्थात हम आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद उसको एक उछाल बल प्रदान होगा जिसे हम इंग्लिश में थ्रस्ट कहते हैं, और उछाल बल प्राप्त करने के पश्चात वायुमंडल में जाएगा और एक जो भी उसमें वॉरहेड है, जो भी उसमें एक्सप्लोजिव पदार्थ है, जो भी उसमें ज्वलनशील पदार्थ है, वो जल के और एक भयानक आवाज़ करता है जो हमारे लिए रोमांच क्रिएट करता है, जो हम लोगों के लिए मनोरंजन उत्पन्न करता है। मिसाइल भी लगभग इसी प्रकार से होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मिसाइल जो है उस रॉकेट की तुलना में काफ़ी बड़ा होगा, विशाल होगा, और साथ साथ वो मिसाइल जो है वो मल्टीपल भाग, एक से ज़्यादा भाग और चरणों में विभाजित होगा। जैसा कि आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, इसे हम मिसाइल के विभिन्न चैम्बर या कक्ष कह सकते हैं, जहां पर सबसे नीचे आता है प्रणोदन कक्ष या फिर ईंधन कक्ष, जिसमें हम ऐसे ईंधन को लगाएंगे जो मिसाइल को पर्याप्त उछाल बल प्रदान कर सके। आप लोगों ने न्यूटन की गति का तीसरा नियम सुना होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया, कि जितना हम बल लगाएंगे उतना ही बल बदले में हमको प्राप्त होगा। तो लगभग उस क्रिया प्रतिक्रिया के बल का उपयोग करके यहाँ पर ऐसे इस प्रकार के ईंधन या प्रणोदन का उपयोग किया जाता है जो पर्याप्त मात्रा में उछाल बल प्रदान करे। और जब एक बार मिसाइल उछाल बल प्राप्त करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जब वायुमंडल में जाएगी और जाने के पश्चात जब गति करती है, तो उस गति को नियंत्रित करने के लिए, लक्ष्य को भेदने तक के लिए, उस संपूर्ण मिसाइल की पथ को प्रदर्शन करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर नियंत्रण कक्ष का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मिसाइल में इंजन भी अलग अलग प्रकार के लगाए जाते हैं, और साथ साथ मिसाइल के जो टॉप नॉच पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उस पर लगाया जाता है वॉरहेड। वॉरहेड का मतलब योद्धास्त्र, वास्तविक ज्वलनशील सामग्री जो अल्टीमेटली जलेगा और जलने के बाद में दुश्मन के या जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको हिट करेगा, उसको नष्ट करेगा। तो इस प्रकार से एक पूरा मिसाइल बना हुआ होता है। अब अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो मिसाइल में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? अधिकांश मिसाइल, परंपरागत मिसाइल जो बनती हैं, प्रक्षेपास्त्र जो बनता है, वो आगे से एरो डायनेमिक या इसको वायु गतिकी का जो हम कहें कि जो रूपरेखा है उसका उपयोग करके बनाया जाता है। क्या होता है एरोडायनेमिक? आगे से ये पहना होगा, एक पक्षी अगर आपने देखा हो, एक नाव आपने अगर देखी हो, इसी प्रकार से एक मिसाइल भी बनाई जाती है, प्रक्षेपास्त्र भी बनाया जाता है। आगे से ये इस प्रकार से पहना होगा, आगे से इस प्रकार से ये संकीर्ण होगा और पीछे की तरफ फैलता हुआ जाएगा, सो दैट ये वायु को आसानी से छींटते हुए आगे बढ़ सके। तो एक पूरी मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो एक जो प्रक्षेपास्त्र है, वो प्रक्षेपास्त्र कुल इस प्रकार से चरणों को पूरा करता है। कैसे करेगा? मान के चलिए कि ये लॉन्चिंग स्टेशन है, मान के चलिए ये किसी भी प्रक्षेपास्त्र को लॉन्च करने के लिए वहां पर हम कहेंगे कि ये उसका प्रक्षेपण स्थल है जहां से हम प्रक्षेपास्त्र को लॉन्च करेंगे। तो प्रक्षेपास्त्र को जिस दिन प्रक्षेपित किया जाएगा, प्रक्षेपण के पश्चात वो कुल इस तरह से गति करेगा। इस तरह से मतलब ये लक्ष्य हो गया जिसको भेदना है। अब ये लक्ष्य कोई शहर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई क्षेत्र भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सरकार या जो भी आपकी संस्थान है उसने कैसे इसका उपयोग किया है। और जब यहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा तो वायुमंडल में ही गति करेगा, और वायुमंडल में जब ये गति करेगा तो अपनी अधिकांश दूरी, अधिकांश का मतलब लगभग 80 से 90% की दूरी ये वायु मंडल में ही तय करेगा। और जब ये वायुमंडल में तय करेगा तो ऐसे में इसको समय समय पर हर दिशा में, हर बिंदु पे निर्देशित किया जाता है ताकि अपने लक्ष्य को आसानी से भेज सके। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा पहलू इसका क्या है? कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो कैसे होंगे? जो स्थायी होंगे, स्थिर होंगे, स्टेबल होंगे। कुछ लक्ष्य गतिशील भी हो सकते हैं।
गतिशील का मतलब आप लोगों ने बंदूक चलाई होगी, देखा होगा कि जब कभी जानवरों का शिकार किया जाता था, विशेषकर ऐसे जानवरों का जो कि भाग रहे हैं, तो भागते हुए जानवर का शिकार करने के लिए मुझे अपना लक्ष्य बार बार परिवर्तित करना पड़ेगा। एक बंदूकधारी जब भागते हुए जानवर का निशान लगाता है तो आपने सुना भी होगा कि वो थोड़ा सा आगे, मतलब वास्तव में अगर जानवर यहां पर है तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के वो निशाना लगाएगा, ये कयास लगाते हुए कि विद इन फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के बाद में वो जानवर कहां होगा, और इस प्रकार से अपने लक्ष्य को भेद पाता है। यही कुछ यहां पर किया जाता है इस मिसाइल में प्रक्षेपास्त्र के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके एक एक कक्ष को समझेंगे कि इसमें मूल रूप से क्या क्या उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि एक मिसाइल में, एक प्रक्षेपास्त्र में काफी कुछ हो सकता है, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक प्रक्षेपास्त्र में इंजन होगा जो उसको ऊपर उछाल बल के साथ साथ संपूर्ण दूरी तय करने के लिए आवश्यक होगा। उस इंजन को चलाने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी, उस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए प्रणोदन या हम कहें कि ईंधन जो है वो प्रदान किया जाएगा। और इनके अलावा वहां पर एक नियंत्रण कक्ष होगा जो संपूर्ण दूरी को कवर करने में, संपूर्ण दूरी को प्राप्त करने में आवश्यक होगा। और अंत में युद्धास्त्र या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल या फिर कोई भी ज्वलनशील सामग्री यहां पर होगी जो अल्टीमेटली उस लक्ष्य को भेदने में काम में आएगी। अब एक एक करके हम देखें तो इंजन जो है वो कुल 2 प्रकार के होते हैं। इंजन, अब देखें, बिल्कुल लेमैन की तरह समझना है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा क्लास में ही। इंजन कुल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक इंजन जो आपको ये दिख रहा होगा, इस इंजन का नाम होता है जेट इंजन, और ये जो इंजन है इसको हम बोलते हैं ये उल्टा हो गया, सॉरी। ये जो इंजन आपको दिख रहा है, ये जो इंजन है, इस इंजन का नाम होता है रॉकेट इंजन, और ये जो आपको ऊपर से खुला हुआ दिख रहा है, ये इंजन होता है जेट इंजन। अब इनको हम कैसे पता करेंगे कि ये जेट है या रॉकेट है? सबसे पहले मैंने आपको एक बहुत अच्छा, एक आसान तरीका बताया है। कोई भी लेमैन, कोई भी आम आदमी होगा, वो इंजन की प्रकृति देखकर बता देगा। अगर कोई भी वाहन, अगर कोई भी व्हीकल फ्रंट पार्ट से, आगे वाले भाग से कंप्लीटली बंद है, अगर कोई भी वाहन अपने आगे वाले भाग से कंप्लीटली बंद है, पूर्ण रूप से उसको बंद किया गया है, वायु घुसने का कोई स्थान ना हो, ऐसा वाहन जनरली रॉकेट इंजन का उपयोग करता है। और यदि ऊपर से, फ्रंट पार्ट से आगे के भाग को खोला रखा गया हो, उसमें पंखे लगे हों, टरबाइन लगा हो, या फिर एक संकीर्ण तीखी शाफ्ट लगी हुई हो जो कि वायु को अंदर खींचने का काम करे, ऐसे इंजन कहलाते हैं जेट इंजन। ये बिल्कुल सामान्य आदमी के लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए ज्ञात की गई परिभाषा है। अगर आपको हम पूछें कि रॉकेट इंजन कैसा होगा, ऐसा इंजन जो पूर्ण रूप से बंद है, आगे से पूर्ण रूप से बंद है, ऐसा इंजन कहलाएगा रॉकेट इंजन, और जो इंजन आगे से खुला हुआ होगा वो कहलाता है आपका जेट इंजन। लेकिन चूंकि हम परीक्षार्थी हैं तो जाहिर सी बात है कि हम इतने से तो काम नहीं चला सकते, तो अब इसके आगे की हम टेक्निक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको छोटी कक्षाओं में किया गया एक परीक्षण याद दिलाता हूं। और वो परीक्षण क्या होगा? आपने काफ़ी सारे प्रयोग किए होंगे, उनमें से एक प्रयोग आपने देखा होगा बचपन में, 5वीं 6वीं क्लास में बच्चों को कराया जाता है कि हम मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती को आग लगाते हैं और उसके ऊपर गिलास उल्टा रख देते हैं, और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी हम दहन करने की बात करेंगे, जब भी हम जलाने की बात करेंगे, तो दहन के लिए वायु, विशेषकर ऑक्सीजन आवश्यक होती है। ये समझ में आ रहा होगा आपको? ये बहुत छोटा सा प्रयोग है जो कि आपने बचपन में किया होगा कि दहन के लिए वायु आवश्यक होगी। बिल्कुल सही बात है। और वायु में भी कौन सी आवश्यक होनी चाहिए? ऑक्सीजन आवश्यक होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ मिसाइल ऐसे होते हैं जो दहन के लिए अपने फ्यूल, ईंधन के साथ साथ खुद का ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करे, ऑक्सीकारक लेकर जाए, तो ऐसा इंजन क्या कहलाएगा? आपका रॉकेट इंजन कहलाएगा। और जो बाहर से ऑक्सीकारक ले, बाहर से ऑक्सीजन ले, खुद का ऑक्सीजन ना लेकर जाए, केवल और केवल ईंधन लेकर जाए, ऐसा इंजन क्या कहलाएगा? आपका जेट इंजन। ये लगभग इस प्रकार से हो गया कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो घर से ही खाना लेकर जाएंगे, जो घर से खाना लेकर जाएगा, ऐसा उदाहरण रॉकेट इंजन का हो सकता है। लेकिन जो बाहर होटल में खाएगा, बाहर ठहरेगा, वहीं रुकेगा, वहीं खाना खाएगा, ऐसा उदाहरण हमारा किसके लिए हो सकता है? जेट इंजन के लिए हो सकता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इससे एक और बात निकलती है, जब ये इंजन खुद का ऑक्सीकारक लेकर जा रहा है, तो ऐसे में इस ओवरऑल जो फ्यूल चैम्बर है, ओवरऑल जो आपका ईंधन कक्ष है, ईंधन कक्ष में केवल ईंधन को रखने की जरूरत पड़ेगी, साथ में ऑक्सीकारक भी जाएगा, तो वजन जो है वो
ज्यादा हो जाता है किसका, चैम्बर का, फ्यूल चैम्बर का, प्रणोदन कक्ष का। ये समझ में आना चाहिए आपको। केवल ऑक्सीजन नहीं लेकर जा रहा है, केवल ईंधन नहीं लेकर जा रहा है, साथ में ऑक्सीजन भी लेकर जाना पड़ रहा है। तो जो ईंधन कक्ष होगा, प्रणोदन कक्ष होगा, उसका वजन, भार भी अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसे इंजन जिनमें केवल और केवल ईंधन लेके जाया जाएगा, ऑक्सीजन या ऑक्सीकारक लेकर नहीं जाया जाएगा, उनके प्रणोदक कक्ष का भार भी क्या हो जाता है, आपके अपेक्षाकृत हल्का हो जाता है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आगे समझेंगे, यहां पर ये फैक्ट्स आपको याद में रखना है। अब एक और चीज समझते हैं। ऐसे अब हमारे दिमाग में यह भी आना चाहिए कि सर वायुमंडल में ऑक्सीजन विद्यमान है, और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन विद्यमान है तो फिर हमको जेट इंजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम रॉकेट इंजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम तो जेट इंजन से काम चला लेते, ऑक्सीजन तो वायुमंडल में है ही। तो इसका निराकरण करने के लिए अब मैं आपको एक अच्छी बात, एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। जितनी भी लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं, जितनी भी लंबी दूरी की मिसाइल होती है, जो 5000, 10,000, 15,000 किलोमीटर के दायरे को कवर करती है, ऐसी मिसाइल्स की, ऐसे प्रक्षेपास्त्रों की एक विशेषता पाई जाती है। और वो क्या विशेषता होगी कि ये परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हैं। अब ये कैसे समझ में आएगा आपको, देखो, आप लोग क्रिकेट के मैदान में, खेल के मैदान में आपने देखा होगा कि जब एक खिलाड़ी जो कि बाउंड्री पे लगा हुआ है, सीमा पे लगा हुआ है, जब वो बाउंड्री से पिच के और बॉल को फेंकता है, तो बॉल को फेंकने के लिए उसको अपना पूरा हाथ ऐसे घुमाना पड़ेगा, और जब वो पूरा हाथ ऐसे घुमाएगा तो बॉल जो है वो अधिकतम दूरी प्राप्त कर पाता है। ये एंगल जो है वो लगभग 45 डिग्री का होता है। अगर 45 डिग्री के एंगल से मैं बॉल को या किसी भी चीज को फेंकता हूं तो वो अपनी अधिकतम दूरी को प्राप्त कर पाती है, और जब 45 डिग्री के कोण से किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो लगभग परवलयाकार पथ को क्या करेगी, उसका अनुसरण करेगी। और ऐसे में एक अच्छी बात ये देखने को मिलेगी कि ये जो है, जब हम इसको प्रक्षेपित करेंगे, प्रक्षेपण करने के कुछ समय पश्चात ही ये वायुमंडल से बाहर चली जाएगी और अपनी संपूर्ण दूरी वायुमंडल से ऊपर ही तय करेगी, और लक्ष्य के निकट पुनः वायुमंडल में प्रवेश करती है। और जब ये लक्ष्य के निकट वायुमंडल में पुनः प्रवेश करती है तो इसे पुनः प्रवेश तकनीकी भी कहते हैं, पुनः प्रवेश तकनीकी कहते हैं। और ये जो विशेषता है, ये विशेषता पाई जाती है एक विशेष प्रकार की मिसाइल में, जिनको हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। कौन सी मिसाइल कहेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो क्या बताया मैंने, लंबी दूरी की मिसाइल अपना अधिकांश समय वायुमंडल से बाहर बिताती हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि लंबी दूरी की मिसाइल में रॉकेट इंजन लगाया जाएगा, क्योंकि वो खुद का ऑक्सीकारक लेकर जा रहा है। अब देखिए, वायुमंडल की एक सीमा है, और वायुमंडल की सीमा तक ही ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है कोई भी इंजन। और अगर किसी इंजन को वायुमंडल की सीमाओं से परे जाना है तो वो शर्त क्या है, वो इंजन कभी भी रॉकेट इंजन नहीं हो, वो इंजन कभी भी जेट इंजन नहीं हो सकता है, वो हमेशा ही रॉकेट इंजन होगा। कारण, रॉकेट इंजन खुद का ऑक्सीकारक लेकर जाएगा, जेट इंजन ऑक्सीकारक लेकर नहीं जाएगा, वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ग्रैब करेगा, ग्रहण करेगा। तो फिर से हम आ जाते हैं, क्या देखा हमने, जो इंजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से इसका कोई सरोकार नहीं है, जो खुद का ऑक्सीकारक लेकर जाए, जेट इंजन कहलाएगा। लंबी दूरी के वाहनों में जो इंजन लगाया जाएगा वो कौन सा होगा, जेट इंजन होगा। इसके अलावा जेट इंजन की विशेषता क्या है, यह पुनः प्रवेश तकनीकी पर काम करेगा, अर्थात एक बार वायुमंडल से निकल जाएगा और फिर लक्ष्य के पास दोबारा से वायुमंडल में प्रवेश करेगा, अपनी सारी दूरी बाह्य वायुमंडल में तय करेगा, बहिर्वायुमंडल में ही प्राप्त करेगा। यह विशेषता होती है जेट इंजन की, रॉकेट इंजन की। जबकि जेट इंजन की विशेषता क्या है, जेट इंजन ऐसा जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, और यही कारण है कि इसके लिए हम यूज करते हैं एयर ब्रीदिंग। एयर ब्रीदिंग का मतलब वायु श्वसन प्रणाली पर कार्य करता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को श्वसन के माध्यम से अंदर लेगा, और अंदर लेने के पश्चात ये चैम्बर तक, फ्यूल चैम्बर तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, जो दहन में सहायक होगी, जिसके माध्यम से पूरा वाहन कार्य करेगा। तो ये दो विशेषता हैं दोनों की। जेट इंजन खुला हुआ बंद होगा तो रॉकेट इंजन खुद का ऑक्सीकारक लेकर जाएगा, जेट इंजन खुद का ऑक्सीकारक लेकर नहीं जाएगा। तीसरी विशेषता, रॉकेट इंजन किसी भी दूरी को प्राप्त कर सकता है, जबकि जेट इंजन अधिकतम 55 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही गति कर पाएगा। कारण, उसके पश्चात ऑक्सीजन की जो घनत्व है वो डेंसर ना रहकर थिनर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और ऐसे में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। तो ये भी इनकी लिमिटेशंस हैं। और तीसरा, जो मैंने आपको बताया भी था,
रॉकेट इंजन चूंकि ऑक्सीकारक भी लेकर जा रहा है, तो रॉकेट इंजन का भार अपेक्षाकृत ज्यादा होता है जेट इंजन से। रॉकेट इंजन का भार जो है, वेट जो है, वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा जेट इंजन से। ये सारी विशेषता ध्यान में रखनी है आपको। तो ये दो प्रकार के इंजन यूज किए जाते हैं। अगर हमको सटीकता के साथ में लक्ष्य को भेजना है, कम दूरी के लक्ष्यों को भेजना है, तो जेट इंजन काम में आएंगे, और ज्यादा दूरी के लक्ष्यों को भेजना है अधिक सटीकता के साथ में, तो हमारा रॉकेट इंजन काम में आएगा। दिमाग में ये रखना है। आगे देखते हैं इसमें। फिर आते हैं आपके प्रणोदन। अब प्रणोदन कक्ष में ये कुल कैटेगरीज हैं जिनमें हम प्रणोदन का यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले ठोस में एक बहुत फेमस प्रणोदन आता है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन जो प्रणोदन के रूप में काम में लाया जाता है। तरल की अगर बात करें तो यहाँ पर UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड जो हो गया वो दोनों का मिश्रण हो गया। इसके अलावा एरोसोल की बात करें तो ये इसमें कुछ गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। और गैस में विशेष रूप से एक इंजन आया है क्रायोजेनिक, जो तरल रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए कार्य करता है। तो ये कुछ प्रणोदन होंगे जो ईंधन के रूप में कार्य करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका, नेक्स्ट आएगा नियंत्रण कक्ष। अब नियंत्रण कक्ष क्या था? जो प्रक्षेपित होने के पश्चात एक प्रक्षेपास्त्र को, मिसाइल को लक्ष्य भेदने तक नियंत्रित करेगा, ऐसा कक्ष क्या कहलाएगा? नियंत्रण कक्ष। देखिए आपको मैंने दिखाया था, ये बीच वाला जो भाग है बिल्कुल मिसाइल का, ये कहलाता है उसका नियंत्रण कक्ष। ये जो बीच वाला भाग है, ये भाग कहलाता है नियंत्रण कक्ष, जहां पर अलग अलग प्रकार की डिवाइस या उपकरण लगाए जाते हैं किसी भी मिसाइल को नियंत्रित करने के लिए। तो देखते हैं नियंत्रण कक्ष के प्रकार। नियंत्रण कक्ष कुल इतने प्रकार का हो सकता है, जिसमें सबसे बेसिक, सबसे परंपरागत जो नियंत्रण कक्ष है उसका नाम होता है आंतरिक पथ प्रदर्शन। आंतरिक का मतलब अंदर ही उसमें कुछ विशेष प्रकार के मीटर जैसे स्पीडोमीटर, एक्सीलरेटोमीटर इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जो अल्टीमेटली गति प्रदान करते हैं और अल्टीमेटली दिशा निर्धारित करते हैं। बाह्य पथ प्रदर्शन का मतलब बाहर से, ग्राउंड स्टेशन से उनको नियंत्रित किया जाएगा, जिसके लिए राडार का, रेडियो का, या फिर सैटेलाइट का, लेजर का, या फिर इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। तार आधारित परंपरागत मिसाइल प्रणाली में ही एक और प्रणाली थी जिसमें हम तार के माध्यम से कमांड दिया करते थे। बचपन में आपने अगर तार वाली रिमोट कार देखी हो तो एक रिमोट कार में ऊपर तार निकला हुआ होता था जो डायरेक्टली एसोसिएट कनेक्टेड होता था किसी रिमोट से, और जैसे जैसे हम रिमोट से गाइडेंस देंगे वो जो गाड़ी है वो घूमती थी। लगभग वैसा ही सिस्टम हम यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे आता है कमांड आधारित या कमांड पथ प्रदर्शन। ये लगभग रेडियो या रडार के माध्यम से कमांड प्रदान करने का तरीका है जो बाह्य पथ प्रदर्शन के लगभग समान है। भूभाग तुलना पथ प्रदर्शन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेरकॉम, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस। टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस बेसिकली जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, जीपीएस के माध्यम से किसी क्षेत्र के विभिन्न भूभागों का कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लक्ष्य को भेदने की एक प्रणाली है जिसका उपयोग मूल रूप से, मुख्य रूप से क्रूज मिसाइल में किया जाता है। आगे कैटेगरी हम पढ़ेंगे, उनमें से एक है क्रूज मिसाइल जो नियंत्रण के लिए भूभाग तुलना पथ प्रदर्शन का उपयोग करती है। और अंत में आता है जड़त्वीय पथ प्रदर्शन जो आंतरिक पथ प्रदर्शन का ही उन्नत स्वरूप है, जहां पर एक्सीलरेटोमीटर, स्पीडोमीटर इत्यादि के माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं किसी भी मिसाइल के नियंत्रण को। अंत में यहां पर आते हैं युद्धास्त्र। युद्धास्त्र जो कि उसके टॉप पार्ट पर होगा, बिल्कुल शीर्ष भाग पर होगा। और युद्धास्त्र से मतलब है ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो अंततोगत्वा किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। अगर हम युद्धास्त्र की बात करें तो इनके 2-3 कैटेगरी हो सकती हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है परंपरागत। ऐसा युद्धास्त्र जो पहले, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाता था, उसे हम कहते हैं परंपरागत युद्धास्त्र। इसमें से एक बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, RDX, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, हिंदी में कहते हैं अनुसंधान एवं विभाग विस्फोटक सामग्री। इसके अलावा आता है इसमें ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब एग्जाम्पल हैं परंपरागत युद्धास्त्रों के। इसके बाद आता है नाभिकीय परमाणु बम या नाभिकीय बम। ये वैसे हथियार हैं जो नाभिकीय विकिरण या ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए संबंधित क्षेत्र को हिट करेंगे, संबंधित क्षेत्र में लक्ष्य को भेदेंगे और एक लंबे समय तक
क्या करते हैं, एक लंबे समय तक वहां पर विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं जो वहां के जनजीवन के लिए भी हानिकारक होता है। फिर आता है आपके रासायनिक में सामान्यतः ऐसे अम्ल या फिर कोई ऐसी जहरीली गैस शामिल होती है, विषैली गैस शामिल होती है जो संबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के संपर्क में आने से या पेड़ पौधे जीव जंतुओं के संपर्क में आने से उन्हें नष्ट करने का या फिर उनको प्रभावित करने का कार्य करती है। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। रासायनिक जो युद्धास्त्र हैं उनके 3 कैटेगरी आगे पाई जाती हैं। ऐसे जो आपकी त्वचा को प्रभावित करते हैं, ऐसे रसायन जो आपके नर्व सिस्टम को, तंत्र प्रणाली को प्रभावित करते हैं, और कुछ ऐसे भी रसायन होते हैं जो आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे सरीन गैस है, साइक्लोसरीन गैस है, मस्टर्ड गैस है, आंसू गैस है। ये सब उदाहरण आते हैं आपके रासायनिक युद्धास्त्रों के। फिर आता है जैविक का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका या तो इलाज संभव नहीं है और या फिर जिनका इलाज या फिर वो इतने बड़े पैमाने पर फैलते हैं कि बहुत जल्दी महामारी का रूप धारण कर लें, तो ऐसे विषैले या ऐसे जैविक जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम जैविक युद्धास्त्र की श्रेणी में रखते हैं। कोविड-19 जो कोरोना वायरस जब फैला था तो चीन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि उसने जैविक जो युद्धास्त्र है उसका उपयोग किया है संपूर्ण विश्व के खिलाफ। तो जैविक का मतलब जहां पर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं। टेंडम वास्तव में परंपरागत प्रणाली का ही एक उदाहरण है जहां पे युद्धास्त्र कुछ इस प्रकार से यूज किया जाता है कि वह एक बार में ही उपयोग में ना लाके चरणों में उसका उपयोग किया जा सके। चरणों से इन द सेंस कि वो एक से ज्यादा लक्ष्यों को एक साथ भेदने में सक्षम होता है, या फिर हम ऐसे कहें कि जब युद्धास्त्र को बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए और जो जगह जगह काफी क्षेत्र को कवर कर ले, ऐसे युद्धास्त्र को हम टेंडम की श्रेणी में रखते हैं। परंपरागत इसमें शामिल हो सकता है या फिर इसमें नाभिकीय हथियार भी शामिल हो सकता है जो बड़े एरिया को कवर करेगा। तो ये सारे युद्धास्त्र के प्रकार हैं। एक प्रक्षेपास्त्र इन 4 चरणों से मिलकर बनता है जो अल्टीमेटली अंततोगत्वा किसी भी लक्ष्य को भेदने के लिए उत्तरदायी होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में हम प्रक्षेपास्त्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, कितने प्रकार के संभव वर्गीकरण हो सकते हैं किसी भी मिसाइल के और उनका क्या महत्व है, यह हम देखेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।